સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ પરમગુરુ પાઠશાલા સતકેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. મેં કાજલ હિંગુ કક્ષા 7 વિષય હિન્દી ઇકાઈ 6 टॉपिक कवरेज में आज आपणो पाठ है डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी. तो विद्यार्थी मित्रों ये भाग 2 है. तो विद्यार्थी मित्रों मैंने आपको अगले वीडियो में डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी बताई थी यानी सुनाई थी. तो आपने सुनी होगी और पढ़ी भी होगी. तो हम आगे चलते हैं. आपको ध्यान से सुनना है. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाला रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की और उसको उपाधि हासिल की. लेकिन किसने की? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने. तो मैंने विद्यार्थी मित्रों कॉस्मिक किरणें क्या होती है मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था. ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है. तो विक्रम साराभाई को क्या प्राप्त था? ओके, ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों. यही उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी. इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यानी युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की. तो विद्यार्थी मित्रों आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने गुलमर्ग में कौन सी प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो कहाँ पे? वैज्ञानिक उपकरणों से लैस युक्त. ओके. डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई. तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये भी याद रखना है एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर आपको पूछे जाएंगे. तो किन सन में किसकी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो सन 1947 में. और कहाँ स्थापित हुई थी? अहमदाबाद में अनुसंधान प्रयोगशाला. लेकिन कौन सा? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापित हुई थी जिससे वह आजन्म संबंध रहे. साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये याद रखना है. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन सा कार्य करते रहे ये आपको याद रखना है. तो कौन कौन से? तो परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष यानी आकाश विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे. तो विद्यार्थी मित्रों ये 2 वाक्यों में प्रश्न के उत्तर है जो आपको पूछे जाएंगे और आपको याद रखना है. तो विद्यार्थी मित्रों मैं अब आपको इसका अनुवाद करके बताऊंगी. आप ध्यान से सुनिए. તેમણે અંતરિક્ષના ઊંડાણોમાંથી
આવતા રહસ્યમય બ્રહ્માંડ કિરણો વિશે અનુસંધાન યાની શોધખોળ કરીને સન 1947માં કેમ્બ્રિજ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી પીએચડીની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી. બ્રહ્માંડ તથા સૌરમંડળના અનેક જટિલ પ્રશ્નોનો પ્રાયોગિક ઉકેલ શોધવાનો શ્રેય કોને મળ્યો હતો? ઓકે, ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને પ્રાપ્ત થયું છે. બ્રહ્માંડ કિરણો પર પ્રયોગ કરવા માટે હિમાલયના ઊંચા શિખરો સૌથી વધુ ઉપયોગી અને અનુકૂળ રહેશે તેવું એ સૂચન આપતા હતા. એટલા માટે જ ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોથી સજ્જ અને એક પ્રયોગશાળા સ્થાપના કરી. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના વ્યક્તિગત પ્રયાસોને લીધે સન 1947માં ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળાની અમદાવાદમાં સ્થાપના થઈ. તો અમદાવાદમાં કઈ સ્થાપના થઈ? કઈ પ્રયોગશાળાની? તો ભૌતિક અનુસંધાનની. તેઓએ એ પ્રયોગશાળા સાથે જીવનભર જોડાયેલા રહ્યા. તેમણે દેશમાં વસ્ત્ર ઉદ્યોગની ટેકનિકલ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી અમદાવાદમાં જ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિસર્ચ એસોસિએશનનો પાયો નાખ્યો. ભૌતિક અનુસંધાન પ્રયોગશાળા ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પરમાણુ શક્તિ, અંતરિક્ષ વિકિરણ, સૂર્ય, ગ્રહ, તારા, પ્લાઝ્મા ભૌતિકી અને ખગોળ પર તેઓ કાર્ય કરતા રહ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બધાને ખબર पड़ी ने? ओके, तो हम आगे देखते हैं. सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए. डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया. तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर सारा काम क्यों आ गया? तो डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात तो कौन सा काम आ गया? परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार. ओके, ये आपको याद रखना है. उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. उन्होंने क्या किया? भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने. तो डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या बने? पहले अध्यक्ष बने. यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है. यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. तो क्या कर रहे थे? मैं आपको फिर से बताऊंगी. यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में उन्होंने क्या क्या किया? दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. तो मैं आपको इसका अनुवाद बताती हूँ. सन 1961માં તેમણે પરમાણુ ઉર્જા આયોગના સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા. તો ડૉક્ટર ભાભાના મૃત્યુ પછી પરમાણુ ઉર્જા સંસ્થાનોની જવાબદારી યુવાન વૈજ્ઞાનિક કોની પર આવી પડી? ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ પર. તેમણે ભારતીય અનુસંધાન કેન્દ્ર ગઠન કર્યું. તેમણે શું ગઠન કર્યું? ભારતીય અનુસંધાન કેન્દ્રનું ગઠન કર્યું. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ તેનો પ્રથમ શું બન્યા? અધ્યક્ષ બન્યા.
તેમની આગેવાની અને સતત પરિશ્રમને લીધે ભારતમાં દૂરસંચાર, દૂરદર્શન અને મોસમ વિજ્ઞાન માટે મોકલેલા અનેક ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર પડી ने? ओके, तो हम आगे चलते हैं. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया. भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए. તો ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈએ પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ભારત તથા વિજ્ઞાનના સમગ્ર વિકાસ માટે સમર્પિત કરી દીધું હતું. તો ભારતના વિકાસમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપવા માટે તેમને કેટલાય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન પ્રાપ્ત થયા. તો સન 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया. तो किससे नवाजा गया? किसको? डॉक्टर विक्रम साराभाई को. निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे. निःशस्त्रीकरण એટલે हथियार વગરની બનેલી वस्तु. तो मैं आपको इसका अनुवाद करके बताती हूँ. सन 1962 में તેમને ડૉક્ટર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કાર, सन 1966 में પદ્મભૂષણ તથા મરણોત્તર પદ્મવિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. નિઃશસ્ત્રીકરણ સંબંધિત અને મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં પણ તેઓ ભારતના પ્રતિનિધિ તરીકે રહ્યા. डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे. सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये याद रखना है. उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी बनाया गया. डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियनના સભ્ય બન્યા. सन 1968 में સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં યુનેસ્કોના વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ બન્યા. તેમને ઇન્ડિયન જિયોલોજિકલ યુનિયનના પ્રમુખ પણ બનાવવામાં આવ્યા. डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने. तो आपको भी ये क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे. सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये सन और सब याद रखना है. डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति आंतरराष्ट्रीय अणुमंचनी 14મી પરિષદના પ્રમુખ બન્યા. सन 1971 में તેમને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ તથા પછીની વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ પણ બનાવવામાં આવ્યા. वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला,
शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। देखो, ये डॉक्टर विक्रम साराभाई वैज्ञानिक ही नहीं थे, लेकिन दूसरी कलाओं में भी वो समय निकाल लेते थे। तो कौन कौन से कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद के लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા. તેમના જ પ્રયત્નોથી અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. તો કોના લીધે સ્થાપના થઈ? ઓકે, ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના લીધે. અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહેતા હતા. 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, એટલે बहुत बुरी तारीख, जिस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे साथ नहीं रहे. तो हम आगे देखते हैं. वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी, यानी बहुत જ खराब दिवस હતો. डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन, त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग यानी कॉम्प्यूटरનું એક નામ છે. लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था. थुम्बा यानी एक प्लेसનું નામ છે. ત્યાં આગળ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને ત્યાં મોકલ્યા હતા. તો શેના કામ લીધે? કોમ્પ્યુટરને લોન્ચિંગ સ્ટેશનનું ત્યાં આગળ એમને જવાનું હતું. वह एक होटल में ठहरे हुए थे. यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई. यानी मरण हो गया. तो किससे? तो हृदय की गति रुकने से. तो એને શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? हार्ट अटैक. ओके. उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया. ऐसी महान प्रतिभा को साथ नमन करते हैं हम. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ત્રિવેન્દ્રમના લોન્ચિંગ સ્ટેશન થુમ્બામાં કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. તો શેના માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા? ત્રિવેન્દ્રમના લોન્ચિંગ સ્ટેશન થુમ્બાના કાર્યના નિરીક્ષણ માટે. ત્યાં તેઓ એક હોટલમાં રોકાયા હતા. અહીં જ હૃદયની ગતિ થંભી જતાં તેમનું મૃત્યુ થયું. તે 21 ડિસેમ્બર સન 1971નો કાળો દિવસ હતો, યાની ખરાબ દિવસ હતો. તેમના અવસાનથી વિજ્ઞાનના નિત્ય નવા ક્ષેત્રોનું જોડનારું એક જીવનચક્ર હંમેશને માટે અટકી ગયું. આવી મહાન પ્રતિભાને સત નમન. તો આપણે આવા મહાન વૈજ્ઞાનિકને આપણે સત નમન કરીએ છીએ. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं और डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आपको एक निबंध लिखना है
और डॉक्टर भाभा के भी एक निबंध लिखना है। 2 निबंध आपको नोटबुक में डाउन करना है और स्वाध्याय अभ्यास भी आपको लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, ये ऐसी मुझे आशा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको 2 निबंध लिखना है और कौन कौन से आपको याद है? ओके, एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई और दूसरा डॉक्टर भाभाराव। तो तब तक के लिए सत केवल साहेब अस्तु।